Hello and welcome back to my channel Project PMYP. This is a series for UPSC EPFO जिसका एग्जाम 2 जुलाई को होने वाला है। ऑलरेडी 10 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। आज हमारा 11th लेक्चर है और जो 10 लेक्चर में हमने पढ़ा आज उसका MCQ होने वाला है। मैंने आपको कल ही बताया था कि आज MCQ क्लास होने वाली है कि एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, आप रिवाइज कर रहे हो कि नहीं। आज का लेक्चर टोटली MCQ होने वाला है। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही बेसिक MCQs है। इस MCQ से आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक पकड़ आपकी है कि नहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। वेलफेयर ऑफ लेबर इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। हमारी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है, राइट? स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो हमारा वेलफेयर ऑफ लेबर जो है वो किस लिस्ट का पार्ट है? स्टेट लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है कि यूनियन लिस्ट का है कि कॉन्करेंट लिस्ट का है, कि इनमें से किसी लिस्ट में ये पार्ट दिया ही नहीं हुआ है वेलफेयर ऑफ लेबर। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, वेलफेयर ऑफ लेबर आपका कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस आर अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल? सोशल सिक्योरिटी और सोशल इंश्योरेंस किस लिस्ट का पार्ट है 7th शेड्यूल के? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या नन ऑफ अबव? सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस ये दोनों भी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP एंड हिट द लाइक बटन। शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोस्त जो भी PFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलफेयर ऑफ लेबर इज अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल? ये ऑलरेडी हो चुका है वेलफेयर ऑफ लेबर। क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड हियर, इट इज सी। Next question is relief of disabled and unemployables are under which list of 7th schedule? मैंने पढ़ाया था आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम पढ़ा रहे थे, आई गेस 3rd या 4th लेक्चर में, तब हमने देखा था ये सब जो आज मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में लेकर आई हूँ। रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल्स ये किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट की नन ऑफ अबव? रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड आपका स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी रिलीफ? किस आर्टिकल में मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है? ये DPSP में की गई है, राइट? तो DPSP के किस आर्टिकल में है ये मैटरनिटी रिलीफ की बात? इट इज आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कैन टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स? इट इज कैन। ठीक है, किस आर्टिकल में स्टेट कैन टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर? ये किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? So it is article number 43A. Option number D is the right one. Next question, right to work is mentioned under which article of Indian Constitution? Right to work 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। राइट टू वर्क किस में है चलिए बताइए? इट इज अंडर आर्टिकल 41। ट्रेड यूनियन इज अंडर विच लिस्ट? चलो फिर से लिस्ट का क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन इज अंडर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सो इट इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ज्यादातर कॉन्करेंट लिस्ट में ही है, बट एक आपका स्टेट लिस्ट में था जो कि था रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड। चलो, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? किस आर्टिकल में इसकी बात हुई है कि 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा? 47, 24, 23 या 21A? 21A में तो आपका RTE है। चलो बाकी में बताओ 23, 24, 47। सो इट इज आर्टिकल 24। ठीक है, 24 में बात की गई है कि 14 साल से कम बच्चे फैक्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिखा है केवल, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। अगर लिखा होता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ यूनियन, अगर ये लिखा होता तब ये किस आर्टिकल में होता, किस लिस्ट में होता? तब वो होता यूनियन लिस्ट में, राइट? लेकिन यहाँ खाली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिखा है, तो इसका ध्यान देना है, ये दोनों लिस्ट में दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ यूनियन आपका यूनियन लिस्ट में है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट केवल आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है। नेक्स्ट, फैक्ट्रीज आर अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th
स्केड्यूल, तो फैक्ट्रीज किस लिस्ट का पार्ट है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या नन ऑफ अबव? फैक्ट्रीज भी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? फोर्स्ड लेबर इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फोर्स्ड लेबर इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 23, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम डेज, इट इज मिनिमम डेज allowed for layoff is how many days? minimum days for layoff, कितने दिन तक employer जो है वो employees को layoff पे रख सकता है? 14, 30, 6 weeks या 45 days? ये मैंने बताया था जब आपको मैं layoff, retrenchment और closure पढ़ा रही थी, उस लेक्चर में ये है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लो, मैंने layoff के बारे में एक छोटी से छोटी जानकारी दी है कि कितने दिन तक layoff कर सकते हैं, layoff के बाद क्या होगा, layoff किस कंडीशन में किया जाता है, retrenchment क्या होता है, नोटिस पीरियड, ये सब मैंने बताया वहां पे। तो यहाँ बताइए, मिनिमम डेज अलाउड फॉर ले ऑफ के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डेज दे आर 45 डेज, 45 डेज का ही ले ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस बिफोर स्ट्राइक फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इज गिवन बिफोर हाउ मेनी डेज? जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती है, जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर है, राइट, जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर है, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, उस पे स्ट्राइक, अगर उसके वर्कर्स स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं तो नोटिस देते हैं। कितने दिन पहले ये नोटिस दी जाती है? 6 वीक्स, 14 डेज, 6 डेज या 7 डेज? तो बताइए कितने दिन पहले आपको नोटिस देना है अगर आप एक एम्प्लॉई हैं किसी ऐसी कंपनी में जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा स्ट्राइक पे जाने से पहले। सपोज आप 1 जनवरी को नोटिस डालते हैं, राइट, कि भैया हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, एंड यू वर्क इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, तो अगर आप 1 जनवरी को नोटिस डालते हैं तो आप 15 जनवरी को स्ट्राइक पे जा सकते हैं, 15 जनवरी को स्ट्राइक पे जा सकते हैं। क्या केवल 15 जन को ही जा सकते हैं या उसके बाद कभी भी जा सकते हैं कि भाई हमने तो नोटिस दिया था, 14 डेज पहले देना था, मैं 15 जन को जाऊं, 15 फेब को जाऊं, 15 दिसंबर को जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो नोटिस पहले दे दिया था, ऐसा है? तो उसके लिए भी कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड है कि इतने टाइम के अंदर ही आपको स्ट्राइक पे जाना है, वरना वो नोटिस खारिज कर दी जाएगी। तो बताइए ऐसा कोई प्रोविजन है? इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन है, चलो बताओ, ये भी हिंट दे दिया मैंने, इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन है कि नोटिस पीरियड अगर आपने डाल दिया है कि मैं स्ट्राइक पे जाने वाला हूँ, यूनियन ने डाल दिया है कि इस सर्विस के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे जाने वाले हैं और हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर आते हैं, तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे, कितने दिन तक हमारा नोटिस वैलिड रहेगा? ये वैलिड रहेगा 6 वीक्स तक। ये कब से 6 वीक्स काउंट होगी? ये 15 जन से काउंट होगी कि 1 जनवरी से काउंट होगी? ये काउंट होगी आपकी 1 जनवरी से, यानी कि 42 डेज टोटल में, 42 डेज। तो अगर आप 1 जन को डालते हो नोटिस कि हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो आप 15 जन के बाद कभी भी स्ट्राइक पे जा सकते हो, और यहाँ पे अगर आप 42 डेज ऐड कर दो तो आप 11 फेब तक कभी भी स्ट्राइक पे जा सकते हो। 11 से अगर 12 फेब आ गया तो आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। अगर आपको फिर स्ट्राइक पे जाना है तो एक नया आपको नोटिस देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? अगर आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम करते हो और आपको अगर स्ट्राइक पे जाना है तो आपको 14 डेज प्रायर एक नोटिस देना पड़ेगा। वो नोटिस देने के बाद आप 14 डेज के बाद स्ट्राइक पे जा सकते हो, और वो नोटिस कब तक वैलिड है? 6 वीक्स तक वैलिड है, 6 वीक्स तक वैलिड है। 6 वीक्स प्लस 1 डे अगर हो गया, 6 वीक प्लस 1 डे आ गया अगर आपका, तो आप उस दिन स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये है आपका नोटिस पीरियड अबाउट स्ट्राइक्स फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्टीशिप थ्योरी इज गिवन बाय हूम? ट्रस्टीशिप थ्योरी किसने दी है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर मोरे, वी अग्निहोत्री। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी किसने दी है हमारी? हमने बताया था आपको कि ट्रस्टीशिप थ्योरी है और एक और थ्योरी है पैटर्नलिस्टिक थ्योरी, दोनों थ्योरी एक ही जैसी है, दोनों में डिफरेंस इतना था, एक को किसी ने दी थी और दूसरे को उन्होंने नहीं दिया था, तो दैट वाज महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप थ्योरी इज गिवन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which theory focuses on conflict of interest between employed and employees? employer और employees के बीच में जो conflict of interest होता है वो कौन सी थ्योरी में मेंशन्ड है?
पोलिसिंग थ्योरी, प्लूरलिस्टिक थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी या रिलीजन थ्योरी। थ्योरीज का हमने पूरा एक लेक्चर लिया था आपका, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, तो बताओ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर किस थ्योरी का बेसिक पार्ट है? चलो, सबके बारे में पता होना चाहिए आपको। पोलिसिंग थ्योरी में क्या होता है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा, बट उसको गवर्न करने के लिए लॉज होने चाहिए जो कि बने हो किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी क्या होती है? ट्रस्टीशिप थ्योरी की तरह कि एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय का गार्जियन होता है। रिलीजन थ्योरी किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कर्मा, कि अगर आप अच्छे एम्प्लॉय के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपकी कंपनी को फायदा होगा, आप प्रॉफिट अर्न करोगे। अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो एम्प्लॉयर के साथ कभी अच्छा नहीं होगा। यही होता है रिलीजन थ्योरी। तो बच्चे आपकी प्लूरलिस्टिक थ्योरी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहती है कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है वो कभी सेम पेज पे हो ही नहीं सकते। दोनों सीसॉ पे बैठे हैं, वो कभी सेम पेज पे हो ही नहीं सकते। दैट इज द प्लूरलिस्टिक थ्योरी। सो दिस वाज इट। आपके क्वेश्चंस, बेसिक लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, बेसिक क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। So stay tuned with my channel Project PMYP. Hit the like button, subscribe to my channel, and till then, Jai Hind.